हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक सीयूईटी से रिलेटेड फिजिक्स का सिलेबस। कई सारे सिलेबस आज के दिन शूट हो चुके हैं, जिसके वीडियोस आपको डे टू टाइम मिलते रहेंगे। सबसे पहले पवन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना है, उसका सिलेबस कैसा होगा, आप यूनिटीज कैसे चूज करेंगे, ये सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फिजिक्स में जो आपके 12th क्लास में नहीं था, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे आईसीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो। तीनों में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में जिनमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपने 12th में वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं आपके सिलेबस को। सबसे पहले आपकी पहली यूनिट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्ब्स लॉ जो आप पढ़े होंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि Q1 Q2 by R square, F is equals to K Q1 Q2 by R square। सभी ने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बाद फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। वहां पे दो कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एक्सियल पोजीशन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम से किस तरह से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी के साथ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें टोटल 6 एप्लीकेशंस हुआ करते थे। लेकिन आपकी बुक में अभी भी 6 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में और सीयूईटी के सिलेबस में आपको सिर्फ 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है यूनिफॉर्मली चार्ज इनडेफिनिट प्लेट शीट, field due to infinite long straight wire, and last one uniformly charged thin spherical cell। और थिन स्फेरिकल सेल में इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, यानी दोनों पढ़ने होंगे। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी होती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जिस तरीके से आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ना है। सेम दो कंडीशन, एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, उसमें रिलेशन क्या होता है, E is equals to dV by dr के बारे में। उसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो आपके एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बनता है। फ्री चार्जेस क्या होते हैं, बॉन्ड चार्जेस क्या होते हैं, इनसाइड अ कंडक्टर, ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिकली भी पढ़नी है और थ्योरेटिकली भी पढ़नी है, जो आपने क्लास 12th में सिलेबस में पढ़ा भी है। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सेम उसी तरीके से कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कोई डिफरेंट होता है क्या, कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होती रहेंगी जैसे जैसे हम चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपको, हाँ, यहाँ पर एक टॉपिक था वॉन डे ग्राफ जनरेटर। ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा, ये 12th क्लास के सिलेबस से आपके डिलीट हो चुका था। तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या होता है वॉन डे ग्राफ जनरेटर, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। वॉन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। अगला यूनिट है सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपने जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा और साथ ही साथ 12th क्लास में जो पढ़ा हुआ होगा वो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे हम।
मैं जो पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, मतलब दोनों भाषा में, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हम समझेंगे किसके बारे में, हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर, मेटल कंडक्टर में किस तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब ये समस्या है कि इलेक्ट्रॉन तो दिखते हैं नहीं, फ्लो कैसे करेंगे, खैर फ्लो कराएंगे, देखेंगे किस तरह से फ्लो होते हैं, मजा आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, चालकता किसे कहते हैं, एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा। I इज इक्वल टू VDIT, इसको समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या होते हैं, क्या होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी लीनियर एंड नॉन लीनियर में VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच में कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का नहीं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स सेमीकंडक्टर नहीं, अभी सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं, कंडक्टर का पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंफर्म है यहां से इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आपके सीयूईटी में आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे भी जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कार्बन रजिस्टर्स कैसे होते हैं, बीबी रॉय वाला कॉन्सेप्ट याद करो, कलर कोड, कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं था 12th क्लास में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जैसे बाहर भाई, जैसे अगर वायर में हम करंट फ्लो करते हैं, करंट के फ्लो में बाधा आती है, रुकावट आती है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन सेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी तो बाधा करेगा, रुकावट पैदा करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सारे टॉपिक्स को हम टच करने वाले हैं। फिर किरचॉफ्स लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, नहीं समझ में आता बच्चों को, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दे दी जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कम से कम समय में आप उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, इन सारी चीजों को इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आपकी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। सिंपल एप्लीकेशंस देखने होंगे, वीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, आपने तो प्रैक्टिकल के लिए पढ़ाई होगा, वीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में नहीं था, ये कर चुका था, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, किस एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम कंपेयरिंग ऑफ टू सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करते हैं, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये आपके सिलेबस में नहीं था 12th क्लास में, हालांकि सीयूटी में दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर फिजिक्स की बुक का, 12th क्लास की फिजिक्स बुक का चौथा चैप्टर। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो 4th चैप्टर पढ़ने में, 4th चैप्टर को समझने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहला ही चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, और स्टेट भाई साहब का नाम आएगा यहाँ पर, और स्टेट एक्सपेरिमेंट होगा, फिर बायोट-सैवर्ट लॉ होगा, बायोट-सैवर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें करंट कैरी कंडक्टर और सर्कुलर लूप के बारे में जानना है। नेक्स्ट एम्पियर्स लॉ, इस एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन इसमें भी हैं, जैसे गॉस लॉ में 3 एप्लीकेशन था, यहाँ पर भी 3 एप्लीकेशन। साइक्लोट्रॉन के बारे में देखिए, साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं था, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं था, यहाँ पर सिलेबस में दे दिया, आप क्या करोगे, कैसे पढ़ना है, ज्ञान कलश के माध्यम से पढ़ना है ना बच्चों। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर फोर्स बिटवीन चार्जेस, यहाँ पर अगर हम 2 पैरेलल वायर को रख देंगे, 2 पैरेलल वायर रखेंगे तो वहां पर भी क्या लगेगा, क्या लगता है, फोर्स लगता है। 2 पैरेलल वायर रख देते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनने निश्चित हैं।
कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चीज को जानना पड़ेगा, और इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स कहां से समझेंगे, कहां से जानेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक करंट डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बार मैग्नेट किस तरह से होता है, बार मैग्नेट जो है वो सोलेनोइड की तरह किस तरह से बिहेव करता है सोलेनोइड की तरह, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट। चौथा यूनिट बहुत ही छोटा यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये इजी चैप्टर है, इसको अगर आप आसानी से पढ़ेंगे तो मुश्किल से एक दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसका वेटेज भी कम है। सीयूईटी में इस चैप्टर का, ये जो पहला चैप्टर है, इसका वेटेज कम है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज ज्यादा है। इस यूनिट के अंदर, टोटल चौथी यूनिट के अंदर कम से कम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन, वो भी 3 क्वेश्चन मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट से, और हो सकता है 1 क्वेश्चन मैग्नेटिक इंडक्शन से आपको देखने को मिल जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से देखने को मिल सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन यहां से फिक्स है, कंफर्म है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दिन का टॉपिक है, 1 पेज की नोट्स होती है। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए, और उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स, या आपकी सेकंड बुक, यानी एनसीईआरटी ने फिजिक्स को, 12th की फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन 2 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, सेकंड पार्ट आता है यूनिट नंबर 6, जिसमें आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स का 50% पार्ट आपके 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। 10th क्लास में आपने जो भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, चाहे वो क्रिटिकल एंगल हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये सारी चीजें, पोलराइजेशन। हाँ, यहाँ पर एक टॉपिक आपको नया मिल जाएगा जिसमें आपने नहीं पढ़ा है 12th क्लास में, वो है पोलराइजेशन वाला टॉपिक। यहाँ पे लिखा है, देखिए, पोलराइजेशन, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, ब्रूस्टर लॉ, लाइट क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी नहीं। यहां से एक चीज आती है कि लॉस, ये जो दिया हुआ है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। कारण क्या है नहीं पढ़ने का, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको नहीं पढ़ना है? इसको ना पढ़ने का कारण ये है कि यहां पर प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। प्रूफ करके पढ़ेंगे क्या? थियोरेटिकल पेपर तो होने वाला है नहीं, ऑप्शनल होने वाला है, ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू होंगे, वहां पर प्रूफ थोड़ी ना करने को मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपको वो चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ से गाइडेंस मिलता है आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनको पढ़ने में आप समय व्यतीत करेंगे। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 3 नंबर का क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये बेटा 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन देके जाएगा। लेकिन सीयूईटी में नहीं आएगा, तो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर पढ़ना है, इसको रट करके जाना है, इसको बोर्ड के पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये पेपर में आएगा। यहां से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से बोर्ड एग्जाम्स में 2 न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम्स में बेटा 2 न्यूमेरिकल, चाहे 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1.5 नंबर की, लेकिन 3 नंबर यहां से फिक्स हैं, 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से फिक्स हैं। टोटल 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके यहां से आने वाले हैं, लेकिन सीयूईटी में यहां से 2 न्यूमेरिकल बनेंगे। सीयूईटी में यहां 2 न्यूमेरिकल बनेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन से, एक पोलराइजेशन से बन सकता है। तो टोटल इन 3 टॉपिक से, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इससे आपके कम से कम 2 न्यूमेरिकल सीयूईटी में बनेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सीयूईटी में नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर एनसीईआरटी के बेसिस पर। यहां से एनसीईआरटी में 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला है। हालांकि यहां पर सीयूटी को कहें, अगर सीयूटी को डिस्कस करें तो सीयूटी में यहां से 1 क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आपको इसको महत्व नहीं देना है। नेक्स्ट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम एंड न्यूक्लियाई में आपको
तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी, अगर सीबीएसई में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर इससे सिर्फ 3 नंबर का, पूरे चैप्टर से 3 नंबर का। और अगर हम बात करें इसके सीयूटी के बेस पर, तो सीयूटी से 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन बनने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको क्या पढ़ना है? जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से वर्क करता है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जैसे रेक्टिफायर क्या होता है। खैर, आपने रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ा होगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी पढ़ा होगा। यहां तक आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में तो पूरी चीजें हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से, यानी सीबीएसई का जो 12th क्लास का सिलेबस है, वहां पर इस चैप्टर से सिर्फ यहीं तक है, बाकी का आपने टच भी नहीं किया है। इन सब सारी चीजों के बारे में आप जानते भी नहीं है। ये कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, स्विच क्या होती है, वर्क कैसे होगा, फोटो सेल क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। कहां कहां यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां यूज हो सकता है, आपके एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो नोट गिनने वाली मशीन होती है उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता है, पता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया। तो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इनसे निपट सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, ये तो पूरा चैप्टर ही आपके सीबीएसई और यूपी दोनों से रिलेटेड है। सीबीएसई में भी नहीं है, यूपी बोर्ड में भी नहीं है ये चैप्टर। इस चैप्टर को कहां से पढ़ना है? इस चैप्टर को ज्ञान क्लास के माध्यम से पढ़ना है, अभिषेक सर से पढ़ना है। चलिए, इसमें पढ़ना क्या है आपको? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स क्या होती है, जैसे हम टीवी देखते हैं, हम रेडियो देखते हैं, वहां पर हम कहते हैं हम 93.5 रेड एफएम सुन रहे हैं, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं। कहां से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कि कैसे वर्क कर रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको फिजिक्स का सिलेबस जो है सीयूईटी का वो समझ में आया होगा। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं आपको, उनको भी आपको ध्यान रखना है और उन टॉपिक्स को और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। पहले तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, पहले बोर्ड एग्जाम दे दीजिए। खैर, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा, वहां पर हम डिटेल में ये समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ करके ही जाना है, जिससे क्वेश्चन 100% आते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सीयूटी के लिए तो हम है ही। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।